तो लिनक्स में पहला पॉइंट रखा है, एक तो फर्स्टली हिस्ट्री जिसकी हमने बात किया था। तो लिनक्स टॉरवेल्स से इसको बनाया और बाद में जब डिज़ाइन डेवलप नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने अन्य साथियों के बीच में इसको शेयर कर दिया। और जब लिनक्स का सोर्स कोड शेयर किया तो उस पर उनका कोई आधिपत्य नहीं रहा और उसी संतति से ये आज भी आगे बढ़ रहा है। यानी आज भी यदि किसी को लगता है कि इसमें कोई कमी है तो उसका ओपन सोर्स लेकर के और वो संशोधन कर सकता है। ये फीचर इसमें आज भी अवेलेबल है। लिनक्स के कई वर्जन आए हैं और यदि हम विशेषताओं की बात करें तो पहला जो इसका फीचर है वो है लिनक्स इज ए फास्ट फास्ट एक मैकेनिज्म में सबसे बड़ा तो ये है कि इसको कई मामले में रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। जब हम विंडोज़ को ओपन करते हैं तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि जब भी विंडोज़ को बूट किया आप इसको रिफ्रेश करिए। रिफ्रेश करने के लिए हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश का बटन है या कीबोर्ड से आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं। ये सीपीसीटी का क्वेश्चन है। ऐसा पूछा जा सकता है कि विंडोज़ एक तो रिफ्रेश क्यों किया जाता है और किससे किया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो रिफ्रेश का मैकेनिज्म जो है, क्रियाविधि जो है, होता क्या है कि जब आप बूटिंग कर रहे होते तो हार्ड डिस्क से सभी फाइलें लोड होकर के हमारे रैम में आता है। तो वो प्रोसीजर जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए, पूरा प्रिपेयर नहीं हो जाए, तब तक हमें कोई नई टास्क नहीं देना चाहिए क्योंकि वो प्रोसेस में है। जैसे हम चल रहे हैं, चलते कोई हमें टास्क दे दे तो कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारी गति रुक जाती है। हम बैठ जाएं और बैठ करके जो भी हमारा टास्क है, हम ऑफिस पहुंच जाए, जो टास्क है वो यदि हम करेंगे तो वो वेल होगा। सेम प्रोसीजर ऑपरेटिंग सिस्टम का है। लेकिन लिनक्स का जो प्रोसीजर या मैकेनिज्म है, कहा जाता है कि जो बूटिंग का प्रोसीजर है वो फास्ट होता है और जब इसकी मूल फाइलें आ जाती है तो जब बूटिंग हो रहा उसी ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं ये स्टेबल भी हो जाता है प्रॉपरली। और यही कारण है कि इसमें इसका डेस्कटॉप स्क्रीन आने के बाद आपको रिफ्रेश करने की आवश्यकता ही नहीं लगेगी। यानी यहाँ पर जो भी बूटिंग का ड्यूरेशन टाइम है वो लगने के बाद राइट क्लिक करके जो रिफ्रेश आप करते हैं लिनक्स में, वो बटन है ही नहीं। कुछ फीचर में हो सकता है पर हमने उबंटू यूज़ किया है और उसमें रिफ्रेश का बटन ही हमने नहीं पाया। उसका कहना है कि मैं हमेशा तैयार हूँ, आप तो कहिए करना क्या है हुजूर। इस प्रकार की संतति पर आधारित है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला जो है वो है लिनक्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। यानी ये यहाँ पर मुक्त मंच है, किसी भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पर इसको चलाया जा सकता है। उसका कोई बाउंडेशन नहीं कि पर्टिकुलर इसी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि विंडोज़ कई मामले में हार्डवेयर को देख करके डिज़ाइन किया जाता है। जिन कंपनियों के इनके हार्डवेयर टाइजअप्स हैं उनके ऊपर ही ये काम करते हैं, जबकि लिनक्स में ऐसा नहीं है। तो जिन हार्डवेयर में अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलते वहाँ लिनक्स बखूबी काम करता है। लिनक्स इज़ ए फ्री, यानी इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। आप इंटरनेट से इसको मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। जो इंटरनेट का चार्ज होगा वही चार्ज होगा, बाकी इसका कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, कुछ कॉर्पोरेट संस्थाओं ने आपस से उनके हिसाब से डिजाइन किया और शायद वो है कि उसका पैसा लेते हों, क्योंकि उसको कॉमर्शियली उस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन इसमें चलेंगे। वहाँ उन मामलों में हो सकता है कि कंपनी कॉर्पोरेट उसका नया वर्जन या फ्लेवर देख करके उसका पैसा ले ले। बाकी इसके कई वर्जन फ्री है। जैसे एक काफ़ी प्रचलित हुआ इसका रेड हैट, लाल टोपी करके ये आता था और काफ़ी वर्चस्व में रहा। इसी प्रकार कैल्डेरा है, इसका है उबंटू जो हम बखूबी यूज़ करेंगे। तो ये सारे और भी कई सू से एक इसका वर्जन आया। तो कई वर्जन है जैसे विंडोज़ के विंडोज़ 98, विंडो एक्सपी, एंटी, तो ये सब विंडो के नाम से आए। इनमें सब विंडो स्ट्रक्चर्स था। तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो को ही आगे बढ़ाया, उसी स्थिति को बढ़ाया। पर यहाँ पर क्योंकि पर्टिकुलर एक कंपनी का दायरा नहीं था, एक व्यक्ति का नहीं था, तो जिसको जैसा लगा, किसी को लगा कि मेरा नाम इस वर्जन के साथ जुड़ा होना चाहिए, तो उन्होंने उसको कहीं ना कहीं मिक्स कर दिया। हालांकि लिनक्स अपने आप में लिनक्स के नाम से ही, लिनक्स टॉरवर्ड्स के नाम से ही इसका नाम रखा गया, उनको सम्मानित करने के उद्देश्य से ही। पर इसके कई वर्जन आए। जैसे अब हम लिनक्स सूसे यूज कर रहे हैं तो लिनक्स के साथ में उसका वर्जन सूसे हो जाएगा, या उबंटू हो जाएगा, या रेड हैट हो जाएगा, या कैल्डेरा हो जाएगा। ये सारे वर्जन इसके हैं।
अगला बहुत अच्छा फीचर इसमें दिया गया है कि लिनक्स इज ए रिलायबल। यदि हम विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ कई मामलों में, जैसे विंडोज़ 10 में हमने एक चीज़ ये पाया कि अब करस्पॉन्डेंसी की समस्या को कम किया गया है। करस्पॉन्डेंसी मीन सेंस है कि आपका सिस्टम चल रहा है और हम मूलतः ये बात कहते हैं कि जब भी आपका सिस्टम चल रहा हो ऐसे में डायरेक्टली स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हार्डवेयर में पावर सडनली जाएगा, अचानक से जाएगा, तो जो डेटा हमारा हार्ड ड्राइव से लोड होकर के रैम में आया है वहाँ प्रोसेसिंग चल रही है, और प्रोसेस के दौरान उस ड्यूरेशन में यदि आपने उसको स्विच ऑफ कर दिया, उदाहरण के तौर पर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते कोई पैर पकड़ के आपका पीछे से खींच दे, क्या घटना घटेगी? हम मुंह के बल गिरेंगे और शायद है कि हमारी 32 में से एक आध मिस हो जाए, ठीक है ना। तो 32 यानी 32, तो यहाँ पर सिस्टम 2 बिट आधारित होता है, 32 बिट और एक होता है 64 बिट। यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो 64 बिट डेटा पर प्रोसेसिंग करने में सक्षम है, उनका 64 बिट। विंडोज 10 को 64 में ही डिज़ाइन किया गया है और हार्डवेयर भी उसके लिए 64 बिट का ही होना चाहिए। तो जो हमारी सिस्टम की, हालांकि बिट फाइलें ही नहीं और भी कई कार्यकारी फाइलें हैं जो प्रोसेसिंग में चल रही होती है और सडनली पावर चला जाता है तो फाइलें करप्ट हो जाती है, जिसे कहते हैं फाइल का मिस होना। और वो स्थिति विंडोज 7 के मामले में बहुत ज़्यादा बैठती है, क्योंकि हमने कुछ सिस्टम में विंडोज 7 भी इंस्टॉल किया है और जब आप उसको डायरेक्टली स्विच ऑफ करेंगे तो ये पाएंगे कि वो रिकवरी मोड में चला जाता है या विंडोज नॉर्मली मोड में चला जाता है। ऐसा आपने 2-3 बार किया तो मान के चलना कि आपका विंडो गया, बचने वाला नहीं है, यानी फिर से रीइंस्टॉल आपको करना पड़ेगा। लेकिन विंडो 10 के मामले में इसमें काफ़ी सुधार है माइक्रोसॉफ्ट ने। इस प्रकार से अब क्या किया है कि रिकवरी का शेड्यूल जो है कि विंडोज़ की फाइल के साथ में ही इंक्लूड कर दिया, लेकिन लिनक्स में ये पहले से ही अवेलेबल है। लिनक्स का कहना है, यानी ये वो प्राणी है जो कुंडली मार करके बैठा रहता है, बेचारा जाने की इच्छा नहीं रखता। तो यदि आप लिनक्स से चला रहे हैं और डायरेक्टली आपने बंद भी कर दिया तो कई मामले में रिकवर खुद ही हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्थिति है कि अब नहीं सहा जा रहा, ऐसी स्थिति में नहीं सहा जा रहा मतलब कुछ मामले इसमें भी हैं कि ये करप्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लिनक्स चला के बैठे हैं और डायरेक्ट सिस्टम बंद करें। वैसे जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे हैं, चाहे आपका टीवी ही क्यों ना हो, यदि इस टीवी को भी आप डायरेक्ट बंद करेंगे तो इसमें संभावना है कि खराब हो सकता है। आपने देखा हो कि हम जब भी हमें इस पैनल को बंद करना होता है रिमोट का यूज़ करते हैं, और आपके टीवीओं में रिमोट इसीलिए दिए गए हैं क्या, ताकि उसका जो सॉफ्टवेयर है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर चिप के अंदर डाला हुआ है, तो जब आप रिमोट से सिग्नल्स उसको देते हैं, बटन की प्रेस करते हैं तो सिग्नल जाते हैं सॉफ्टवेयर को, और वो कहते हैं कि यूजर ने चाहा है, यूजर की ऐसी मनसा है, स्वैच्छिक इच्छा है कि वो बंद हो जाए। तो ऐसा हमारी सहानुभूति और से हम पहले उसको बोल दें कि साहब हमारी नींद आ रही है, अब हम बंद करना चाह रहे हैं टीवी, ना कि आप डायरेक्टली बंद करें। आपके हार्डवेयर डिवाइस संभवतः खराब होने की मंशा रखते हैं, वो एक बात अलग है कि हमने जो सॉफ्टवेयर, हमने मीन सेंस जो जिसने डिजाइन डेवलप किया है उसने एम्बेडेड डाल दिया है, इसलिए करप्ट नहीं होता। बाकी सिस्टम के मामले में विशेष ध्यान रखना चाहिए, कभी भी सिस्टम को डायरेक्टली स्विच ऑफ नहीं करना है। फिर कैसे करेंगे, तो आप कीबोर्ड या माउस से जो स्टार्ट बटन, पावर का बटन दे रखा है वहाँ पर क्लिक करिए, देन या अल्ट प्लस F4 के साथ फिर शट डाउन का बटन आता है, फिर आप प्रेस करिए, और तब तक स्विच ऑफ नहीं करना जब तक कि पूरी प्रोसेस जो राउंड ऑफ सर्कल घूमता है वो घूमते हुए पूरा बंद नहीं हो जाए, डिस्प्ले चला ना जाए स्क्रीन से, तब तक आप डायरेक्टली स्विच ऑफ ना करें। यदि ऐसा करते हैं, कई मामले ऐसे भी होते हैं कि आपके एलईडी मॉनिटर्स और सीपीयू दोनों की पिन प्लग होती है, जिसमें से एक जो मॉनिटर है उसका आपने प्लग तुरंत बंद कर दिया, मालूम पड़ा कि आपका सीपीयू चल ही रहा था, अभी प्रोसेसिंग में था, यानी उसका फैन, और कई मामलों में तो सीपीयू से हल्की सी आवाज़ भी आती है, तो प्रॉपर शांत हो गया हो, इसके बाद धीरे से खटके को बंद करें। कई मामलों में हम बड़ा उड़ा देते हैं, उसमें भी शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं हैं, तो बहुत आराम से संभल करके आपको यदि आप काम करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। जो स्विच है, स्विच को भी हमें इस प्रकार से लगाना चाहिए, इस प्रकार के लगाना चाहिए जहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं कम रहे। तो ये तो हुई हमारी यूजेबिलिटी की बात। अब आती है हम लिनक्स के विश्वसनीयता के तौर पर। तो ये कई मामलों में विश्वसनीय है, सिक्योर तरीके से भी, यानी सिक्योर भी है। लाइनक्स आसानी से हैक या क्रैक नहीं होता है, ऐसा लाइनक्स के यूजर्स ने इसमें डाला, और कई मामलों में प्रोग्रामर्स ने माना भी कि विंडोज करेस्पॉन्डेंसी होने के साथ ही साथ इतना सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जितना लिनक्स है। तो यदि हम लिनक्स और विंडोज दोनों के तुलना करें तो लिनक्स अपने आप में एक मजबूत ऑपरेटिंग सिस्टम है, और
विंडोज़ की अपेक्षा। लेकिन एक सवाल कहीं न कहीं ज़हन में होता है कि इतना सब कुछ इतना अच्छा है, जैसे एक कहा गया बैकवर्ड संगत है। बैकवर्ड यानी पुराने हार्डवेयर को भी ये सपोर्ट कर लेता है, लेकिन विंडोज़ के नए जो वर्जन्स हैं, वो पुराने हार्डवेयर को कई मामलों में सपोर्ट नहीं करते, यानी पुराने हार्डवेयर पर नहीं चलते। हम नया वर्जन यदि चाहते हैं तो हमें हार्डवेयर भी नया लाना पड़ेगा, लेकिन लिनक्स के मामले में ये बहुत कम बैठता है। हालाँकि बहुत ज़्यादा ही हार्डवेयर पुराना है, जब उस समय ग्राफ़िक्स चलता ही नहीं था या वो ग्राफ़िक्स नहीं चलता था, तो फिर लिनक्स में भी हमें नया हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। मल्टी यूज़र के साथ में मल्टी लैंग्वेज भी पूरा एनवायरनमेंट देता है। जो विंडोज़ है वो आपको नेशनल वाइज तो लैंग्वेज देता ही है, लेकिन रीजनल वाइज लैंग्वेज एनवायरनमेंट कम देता है। हालांकि बाद में हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसको उस पर कन्वर्ट कर सकते हैं, हिंदी में चलाना तो हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी नए वर्जन। पुराने वर्जन में ये सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी, लेकिन लिनक्स आपको रीजनल तौर पर भी आपके लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। यानी इसको गुजराती में चला सकते, मराठी में चला सकते, इस प्रकार की लैंग्वेज में आप लिनक्स को इंस्टॉल तक कर सकते हैं। ये भी इसके अंतर्गत है। विंडोज़ में आपको पहले उसको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, इसके बाद ही हम चलाएंगे। लेकिन विंडोज़ सॉरी लिनक्स को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, विंडोज़ को पहले इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, तब चला पाएंगे विंडोज़ को। लिनक्स में ये पैरामीटर होता है कि आप जो है कि उसको देखने के पर्पज से डायरेक्ट सीडी से बूट करिए और चला लीजिए। कई मामले ऐसे भी होते हैं कि हमें फास्ट मैकरोनी चाहिए, अभी हमारे पास समय नहीं है, उस दौरान आप जो है कि उसको सीडी से बूट कर लीजिए और उसको चला सकते हैं। मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग के लिए हम बात करें तो वो लिनक्स भी है और विंडोज़ भी है। लेकिन पहले ये कंसेप्ट रियल मल्टी यूज़र के लिए हम बात करें तो लिनक्स में आया, और लिनक्स को ऑन लेन आप बूट करवा सकते हो, लेन कार्ड्स बूट करवा सकते हैं। बूट करवा सकते हो मीन्स अभी क्या करते हैं कि हम अपने सिस्टम में मैंने आपको डायग्राम हमने बताया था, इनपुट सीपीयू, इसी के अंतर्गत एमएमयू और एमएमयू के अंतर्गत मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के लिए हम बात करें तो हार्ड डिस्क, यानी यहाँ पर हमारे पास होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से लोड होकर के रैम में आता है और सीपीयू को फाइलें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। इस प्रकार से ये प्रोसेस हमारा कहलाता है बूटिंग का प्रोसेस। अब हम ये चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक ही सिस्टम में डाल दें और बाकी 4-5 सिस्टमों में हम उसी से चला लें। तो एक सिस्टम में आप ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स को इंस्टॉल करिए और वाया लेन से आप उसको बूट करवा दीजिए। तो कई मामलों में आसानी से इजी इन्वायरमेंट देता है वाया लेन बूट करवाने का। विंडोज़ में भी ये फीचर है, पर उसके अन्य सपोर्टिंग फाइलें आपको लाना पड़ेगा, उसकी बेस सेटिंग करना पड़ेगा, तब जाकर के थोड़ा लंबी प्रोसीजर है, जबकि लिनक्स आसानी से ये प्लेटफॉर्म आपको देता है। तो इस प्रकार से विंडोज़ के मामले में कई तरीके से मजबूत है लिनक्स, फिर भी इसका यूज़ क्यों नहीं किया जाता? तो उसका एक कारण जो सबसे बड़ा है, एक तो ये कि माइक्रोसॉफ्ट अपनी मार्केटिंग करता है तो उसका नाम रूटीन में रहता है, और यदि वो पैसा लेकर के भी सॉफ्टवेयर देता है तो बिक जाएगा, बिकेगा ही बिकेगा। लेकिन लिनक्स का प्रचार प्रसार कौन करेगा, किसको फायदा होगा? क्योंकि वो तो फ्री है, फायदा तो होना ही नहीं है। तो एक तो इसकी मार्केटिंग नहीं की जाती, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट अपने जो अन्य सॉफ्टवेयर डिजाइन डेवलप करता है वो प्लेटफॉर्म विंडोज़ के आधार पर करता है, यानी ये देखा जाता है कि ये सॉफ्टवेयर विंडोज़ पर ही रन हो। और जब क्योंकि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा आवश्यकता होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज ही इसलिए करते हैं ताकि हम एप्लीकेशन यूज़ कर सकें। तो माइक्रोसॉफ्ट का रूटीन होता है कि वो ऐसे सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है कि वो वाया विंडोज़ प्लेटफॉर्म पर ही रन हो। इसलिए भी हमारी मजबूरी है, एक यूज़र की मजबूरी है तो लिनक्स का यूज़ नहीं कर सकता। कई मामले में कॉर्पोरेट संस्थाएं इसका यूज़ कर रही है, ठीक है। तो ये हम पूरा आर्किटेक्चर और इसका रूटीन से ये आगे हम पढ़ेंगे, सिर्फ अभी हमने कुछ इसके फीचर्स देखे हैं। अब हम आ जाते हैं विंडोज़ के फीचर्स। अब ये आपका फंडामेंटल है, फंडामेंटल की यूनिट को हम छोड़ करके आ जाएंगे विंडोज़ पर। यहाँ पर आपका विंडोज़ यहीं से, यानी ये जो पेपर है इसका नाम है पीसी पैकेज, और पीसी पैकेज के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट आपकी आती है विंडोज़ की।
और आपके सिलेबस में विंडोज़ 8.1 है, ठीक है। लेकिन आप चाहे विंडोज़ 7 पढ़ें, विंडोज़ 8.1 पढ़ें, ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ फीचर्स हैं और कुछ रूटीन्स में है, ठीक है। तो जो विंडोज़ 8.1 आया था वो टच पैड को ध्यान में रखकर, 8.1 नहीं 8 जो आया था खासतौर पर हम उसको बात करेंगे, तो वो टच पैड को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन डेवलप किया गया था विंडोज़ 7 के बाद। विंडोज़ 7 की यदि हम बात करें तो विंडोज़ 7 अभी तक विंडोज़ 98 से लेकर के तो विंडोज़ 7 तक का जो आर्किटेक्चर है वो माइक्रोसॉफ्ट ने सेम वही रखा था। स्टार्ट मेन्यू इधर खुलना, इस प्रकार से उसमें ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, उन सबको। हाँ, उसमें बदलाव काफ़ी किए, खासतौर पर ग्राफिक्स पर माइक्रोसॉफ्ट ने काम किया, प्राइवेसी पर किया, ड्राइवर डिपेंडेंसी को हटाया, क्योंकि विंडो एक्सपी में या विंडो 98 में पूर्णतः ड्राइवर के ऊपर डिपेंड था। विंडो एक्सपी में काफ़ी सीमा तक उसको पूरा किया गया। विंडोज़ एक्सपी के बाद विंडोज़ विस्टा आया, उसमें और ग्राफिक्स डिजाइन डेवलप किया गया। विंडोज़ विस्टा के बाद विंडोज़ 7 आया, तो उसमें भी काफ़ी ड्राइवर को खत्म, मतलब डिपेंडेंसी को खत्म किया गया, ताकि इनकी ड्राइवर फाइलों को इंस्टॉल कम से कम करना पड़े। और विंडोज़ 10 में बखूबी ये हम कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग ड्राइवर डिपेंडेंसी को खत्म कर दिया। आज आप विंडोज इंस्टॉल करिए, उसका लेन का ड्राइवर है, उसका साउंड का ड्राइवर है, उसका ग्राफिक्स का ड्राइवर है, अन्य यूटिलिटी के ड्राइवर्स हैं, इवन प्रिंटर के ड्राइवर्स हैं, कई मामलों में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं। तो जो विंडोज़ 8 लॉन्च किया था विंडोज़ 7 के बाद, वो अब एक नए स्ट्रक्चर में था, एक नए एनवायरनमेंट में था। अभी तक के मामले में 90, इवन हम कह सकते हैं कि 95 पे भी शायद ऐसा ही हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने 95 यूज़ नहीं किया है, हाँ, लेकिन मैंने 98 यूज़ किया है। तो 98 से लेकर के जो ये विंडोज़ 7 तक का आर्किटेक्चर है वो इसी प्रकार खुलता था जैसे अभी विंडोज़ 10 खुलता है ये। लेकिन विंडोज़ 10 में काफ़ी कुछ संशोधन कर दिया गया है यहाँ पर। लेकिन जो विंडोज़ 8 था उसको टच पैड को ध्यान में रख करके डिज़ाइन डेवलप किया गया था, तो इसमें स्लाइडर सिस्टम था। और जब ये मेन्यू सिस्टम हट करके स्लाइडर सिस्टम आया, तो जो सामान्य यूजर्स थे, जो टच को यूज़ नहीं करते थे, उन लोगों को थोड़ी सी समस्या आने लगी कि एक नया आर्किटेक्चर आया। कहा जाता है कि विंडोज़ 8 इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना विंडोज़ 7 हुआ। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ सेशन बाद ही एक नया सॉफ्टवेयर विंडोज़ 10 लॉन्च किया। और विंडोज़ 10 में विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 दोनों की फीचर इंक्लूड किए गए कि जो यूज़र इसको टच बेस पे चलाना चाहता है उनके लिए स्लाइडर सिस्टम भी लगाया गया, और जो यूज़र मेन्यू सिस्टम पर चलाना चाहता है उनके लिए मेन्यू सिस्टम इसमें लगाया गया है। तो कई मामलों में पावरफुल है। अब हम इसके फीचर्स की बात करें, पहले तो दे रखा है कंसेप्ट की, हम बात करें तो विंडोज शब्द माइक्रोसॉफ्ट के जीयूआई यानी वही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एमएस विंडो के विभिन्न संस्करण के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें हमें एक ऐसा वातावरण मिलता है जिसमें सभी सुविधाएं चित्रात्मक रूप में आइकॉन, मेन्यू, बटन आदि के रूप में मिलती है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम विंडोज इसलिए रखा गया क्योंकि प्रत्येक सॉफ्टवेयर का आयताकार ग्राफिकल बॉक्स के रूप में खुलता है, जिसके माध्यम से आज हम कंप्यूटर को कीवर्ड लिखाई, कीबोर्ड से टाइप होने वाले अक्षरों से निकालकर एक नए एनवायरनमेंट में, खासतौर पर माउस के एनवायरनमेंट पे या इवेंट आधारित इवेंट लेकर के आ पाए हैं। आगे दे रखा है विंडोज सबसे पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर ग्रुप में आया जिसका 3.1 वर्जन बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके बाद 95 में विंडोज 95 के नाम से संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जारी हुआ। इसके अब तक विंडोज 95, 97, 98, 2000 एक्सपी, विंडोज मी एनटी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 आदि अनेक संस्करण। इवन एक और लाइन आप जोड़ सकते हैं विंडोज 11, हाँ, विंडोज 11 तक के वर्जन जारी हो चुके हैं। जीयूआई क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम ग्राफिक तौर पर या आइकॉन के तौर पर कोई भी इंटरफेस या कमांड इसको दे सकते हैं। तो ये पूरा पढ़ लेना। सीयूआई ने कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इनके बारे में हमने अभी तक काफ़ी पढ़ा है और चर्चा भी किया, उसको डिस्कस भी किया है। जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम कई मामलों में पूछे जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के जो वर्जन जितने भी आए सब ग्राफिकल हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे ग्राफिकली हैं। विंडोज 8.1 क्या है और विंडोज 8.1 के, हालांकि ये तो एक बेसिक सा, ये तो आप पढ़ लेना, जो टैबलेट के आधार पर टच पैड को ध्यान में रख करके डिजाइन डेवलप किया गया था। लेकिन इसके जो फीचर्स हैं कहीं ना कहीं विंडोज 10 के भी वही फीचर है, कुछ फीचर्स में बदलाव किया गया है।
जैसे स्टार्ट स्क्रीन जो है इसका पूरा अलग था, जिसमें टाइटल्स बाहर आते थे, लेकिन विंडोज 10 में फिर उसको टाइटल्स को रीअरेंज कर मेन्यू प्लस टाइटल, टाइटल में यदि हम इसको हटा दें तो इस प्रकार का साइज सिस्टम अभी विंडोज में भी अवेलेबल है। आप यहाँ नोटिफिकेशन में जाएंगे ये, और जब इसको टैबलेट मोड कर देंगे तो ये पूरा टैबलेट मोड चलेगा। तो विंडोज 8 में इस प्रकार का ही फीचर था, जिस टैब में आप स्लाइडर को मूव कर सकते हैं और किसी भी आइकॉन्स को टच करके और एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। जैसे ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और ओपन होने का रूटीन भी इसमें चेंज होगा। तो विंडोज 8 में यही होता है, लेकिन विंडोज 10 में दोनों मोड, यदि आप चाहें तो टैबलेट में चलाइए या पीसी मोड, तो हम जो यूज करते हैं वो पीसी मोड का यूज करते हैं। लाइव टाइटल तो ये इसमें भी रखा गया है, जो यहाँ पर ये इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, लाइव टाइटल में आपको न्यूज़ वगैरह भी मिलती रहेगी, शायद नेट तो कनेक्ट है, ये न्यूज़ वगैरह और ये साथ जो भी आप चाहेंगे। हमने अधिकतर तो हटा दिया है यहाँ पर जो बहुत सारे एप्लीकेशन आपको इसमें मिलते हैं, तो आप यूज़ करते हो यदि उनको, नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब, तो आप चला सकते हो। तो लाइव टाइटल इसमें जुड़ा गया है। विंडोज 10 में भी हार्ड कर्नल इसमें हटा दिया गया है। विंडोज 8 में हार्ड कर्नल था, जब आप विंडोज 8 यूज करेंगे तो यहाँ पर एक स्लाइडर आता था इधर, और उसको ऐसे माउस से स्लो करते थे तो वो शो हो जाता था, बाकी माउस हटा के छिप जाता था। तो ये ऑप्शन था कि यूजर को उसको कई एप्लीकेशन मिल जाया करते थे, लेकिन कोई विशेष लाभ यूजर को नहीं हुआ, कोई अच्छा यूजर को नहीं लगा, तो माइक्रोसॉफ्ट ने उसको हटा दिया। यहाँ पर भी आता था और यहाँ पर भी उसका मूवमेंट होता था, वैसे खींचना पड़ता था कई मामलों में। कभी कभी वो माउस इंटरफेस में शो भी नहीं होता था, थोड़ी सी समस्या आती थी उसमें, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में जाकर के माउस को आपको ड्रॉ करना होता था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज जो 10 में इस प्रकार का कोई कंसेप्ट नहीं लगाया, पर ये पढ़ना है विंडोज 8 के, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन फीचर विंडोज 8.1 में भी है, तो ये ऑनलाइन देखिए आपको 10 में भी मिलते हैं। ऑनलाइन ऑन ड्राइव पर आप सेव कर सकते हैं अपने डेटा, जिससे डेटा लॉस होने की संभावनाएं खत्म हो जाएगी आपकी, तो वो इसमें जोड़ा गया है। ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट खाते को आप लॉग इन कर सकते हैं, जैसे अभी ये लाइसेंस में आप आपका यूजर अकाउंट बनाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट आपको ऑनलाइन सर्विस देगा और फिर आप विंडोज को यूज कर पाएंगे। तो वो विंडोज 8 में जुड़ा गया और 10 में भी वो ऑप्शन है। सोशल नेटवर्क फीचर इसमें सोशल साइटों को अपडेट किया गया, जैसे फ्लिकर है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो हटा दीजिए, क्योंकि हम वाया वेब ब्राउजर ही इनको चलाना पसंद करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ने दिया कि आप उनको एक एप्लीकेशन के रूप में इंस्टॉल करके चलाना चाहें तो चला सकते हैं, जैसे आप मोबाइल में चलाते हैं। मोबाइल में भी यही करते हैं कि फेसबुक को, व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं हम वाया वेब ब्राउजर नहीं चलाते। बाकी आप व्हाट्सएप वेब ब्राउजर से भी चला सकते हो, उसको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली डेस्कटॉप इंक्रीज स्पीड, जो डेस्कटॉप है उसकी स्पीड को बखूबी जो है कि इंक्रीज किया गया है। साथ ही साथ इसमें कई इन्वायरमेंट को जोड़ा गया, जैसे ट्रांसपेरेंसी इन्वायरमेंट इसमें जोड़ा गया है रिसाइकल बिन का। ये रिसाइकल बिन जिसे हम विंडोज में जब भी कोई फाइल डिलीट करते हैं तो फाइल डिलीट होकर के रिसाइकल बिन में जाती है, तो अंदर आपको यहीं से बाहर से दिख रही है कि हाँ रिसाइकल में कुछ कचरा पड़ा हुआ है, तो आप इसको क्लीन कर दें, जिससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। ये सारी फाइलें हैं तो हम इनको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। जब आप इसको डिलीट कर देंगे, इसके बाद इसको देखेंगे तो पूरा खाली हो गया। तो ट्रांसपेरेंसी बनाया गया ताकि यूजर बाहर से देख करके इसको डिलीट कर सके। मल्टी डिस्प्ले सपोर्ट, तो ये पुराने वर्जन में भी था, यानी जिसमें आप एक से अधिक डिस्प्ले चला सकते हैं, कई मॉनिटर जोड़ करके मल्टी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हैं। जैसे आप अभी भी देख पा रहे हैं कि हमारा एक स्क्रीन इधर लगा हुआ है और एक स्क्रीन इधर है, डबल स्क्रीन है। इस प्रकार से और भी इनके डिवाइस आते हैं VGA मल्टी सपोर्ट करने वाले, यदि वो आप लगा लेंगे, हमारे पास अभी तो कहीं रखा गया है, तो आप उस डिवाइस को कनेक्ट करके और बड़े डिस्प्ले यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी फीचर्स इसमें जोड़ा गया है। एक्सेसिबिलिटी फीचर्स में जो शारीरिक से असक्षम है वो भी इसका यूज कर सकते हैं, जैसे इसमें जिनको कम दिखाई देता है
उनके लिए मैग्नीफायर इसमें जोड़ा गया, जिनको कम सुनाई देता देता है उनके लिए इसमें फीचर्स दिए गए। जो कीबोर्ड और माउस को हाथों से नहीं चला सकते उनके लिए वॉइस रिकॉग्नाइजेशन इसमें दिया गया है। जो देख नहीं पाते हो उनके लिए नरेटर फीचर्स दिए गए हैं, जो बोल के बताता है प्रत्येक टास्क को। तो जो अक्षम है उनके लिए कुछ फीचर्स जुड़े हैं जिसके आधार पर वो विंडोज को भी यूज कर सकते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी इसमें चार्ट है। हेल्प है, कई मामलों में विंडोज आपको जो है कि यूजर फ्रेंडली है, और इसके बारे में कहा जाता है कि विंडोज यूजर फ्रेंडली है क्योंकि सही मामलों में आपको हेल्प करता है। ऑनलाइन हेल्प भी है, और आपको मेनी सिस्टम पे भी आप कीबोर्ड माउस को जब ले जाते हो तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। इसी के साथ में डिस्क क्लीनर फीचर्स को जोड़ा गया, और ये होता ही सिस्टम के अंतर्गत कि जब आप सिस्टम को यूज करते हैं तो अननेसेसरी फाइलें आती ही आती है सिस्टम के अंतर्गत, और वो हमारे डिस्क में बैठती है और कहीं ना कहीं डिस्क को भरने का काम करती है। तो उन फाइलों को आप जो है कि डिलीट कर दीजिए। इधर आ जाओ। इसके साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी एनवायरनमेंट की हम यदि बात करें तो इसको टास्क बार को और मेन्यू सिस्टम्स को इनको भी ट्रांसपेरेंसी बनाया गया है, जिससे कि हमें एक रोचक एनवायरनमेंट मिले। साथ ही साथ कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनके बेसिस वजह से अभी हमने रिसाइकल बिन को देखा, तो जो अननेसेसरी फाइल्स हैं ये हमने जो डिलीट कर दी, कई मामलों में कचरे का डिब्बा भर जाता है और ऐसा रूटीन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घरों का जो कचरे का डिब्बा होता है, डस्टबिन जो होता है, वो जो भर जाता है तो हम उसको ट्रॉली वालों को दे देते हैं। यही रूटीन हमें विंडोज में भी अपनाना है। कई यूजर होते हैं जो महीनों या कुछ मामलों में तो हमने देखा है कि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा होता है कि रिसाइकल बिन को खाली ही नहीं करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है होता है सिर्फ फाइल के रेट से उनका ये रूटीन होता है कि हाँ फाइल गई होगी, लेकिन उनका रिसाइकल बिन भरता जाता है। विंडोज एक्सपी में रिसाइकल को ट्रांसपेरेंसी नहीं बनाया गया था, लेकिन बाद के वर्जनों में उसको पर्टिकुलरली फोकस किया गया, उसको ट्रांसपेरेंसी रखा गया, क्योंकि जो रिसाइकल बिन जो फाइलों को रखता है वो आपका यूजेबल जो क्षेत्र है वहीं पर रखता है। जैसे हम यहाँ पर डस्टबिन को रखेंगे तो हमारे रूम की ही जगह घेरेगा वो, लेकिन जब हम उस कचरे को ट्रॉली वालों को दे देंगे तो आपने देखा होगा कि वो हमारा जो यूजेबल क्षेत्र है वहाँ फाइलों को नहीं रखता, वो कचरे को वहाँ नहीं डालता, वो कहीं दूर रख देता है। सेम जब आप रिसाइकल बिन से फाइलों को डिलीट करेंगे तो एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाती है जो हमारे काम का नहीं है, जहाँ पर फाइलों को बहुत ज्यादा कंपोज कर दिया जाता है, क्योंकि ये सब फाइलें वर्चुअल आपकी बनती हैं। तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम यदि परफॉर्मेंस चाहते हैं तो समय समय पर रिसाइकल बिन को डिलीट कर दें। कैसे करना है वो सारी प्रोसीजर को हम आगे समझेंगे। इनबिल्ट ड्राइवर फाइलें जो खासतौर पर विंडोज 8 में प्रॉपर नहीं था, विंडोज 8 में कुछ फाइलें नहीं मिलती थी, लेकिन विंडोज 7 में ला करके उसको लगभग पूर्णतः ड्राइवर डिपेंडेंसी जो थी उसको पूरा खत्म कर दिया गया। कुछ मामलों में अभी भी हमें ड्राइवर डालने होते, लेकिन वो बहुत कम केस है, और उनमें भी ऑनलाइन फीचर्स जोड़ा गया है। हाई ग्राफिक्स विंडोज 7 और 8 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत खासतौर पर ग्राफिक्स पर फोकस किया गया। विंडोज 10 में तो और ज्यादा ग्राफिक्स, और विंडोज 11 का भी थोड़ा देखना शेष है कितना ग्राफिक्स होगा और क्या उसका एनवायरनमेंट होगा। लेकिन हाँ, विंडोज 11 के कई फीचर्स विंडोज 10 के अंतर्गत जो 21 इंच अपडेट हुआ इसकी फाइल उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। बस जो स्लाइडर सिस्टम्स हैं वो इंक्लूड नहीं है, तो आप कई मामलों में इसको देख सकते हैं कि इससे थोड़ा स्लाइडर मेन्यू की यहाँ का जो मेन्यू सिस्टम था इसको उठा करके वो यहाँ पे लेके आ गए, और खुलने का रूटीन जो है स्क्रीन का वो भी थोड़ा सा चेंज किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। अब वो रियल में कैसा होगा वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हाँ फिर भी इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं होगी उठा करके पूरा ही चेंज कर दिया जाए, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत कम वर्जन के साथ में किया है। उस वर्जन में एक विंडोज 8 अवश्य था जो इस प्रकार से आया था, लेकिन उसका भी कंट्रोल पैनल और एक्सेस जो करने का रूटीन है वो सब वैसा ही था। तो ये है इसके फीचर्स। इसी के साथ में इसमें दिया है एडवांस न्यू एक्सेसरीज, और एडवांस न्यू एक्सेसरीज की बात करें तो विंडोज जो आपका 10 है उसमें तो और एडवांस, जैसे उसमें 3D पेंट इसको दिया गया, 3D पेंटों को पर्टिकुलरली डिजाइन किया गया और वो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट पर तैयार किया गया है, तो जिसके आगे फीचर्स देखेंगे उसको समझने वाले भी सीखने वाले भी। इसके बाद रखे हैं इसके हार्डवेयर आवश्यकताएं।
तो 1 GHz का और इससे फास्टर 32 बिट प्रोसेसर इसको चाहिए, 1 GB रैम या ज़्यादा अच्छा है कि 2 GB आप लगा, और 16 GB का स्पेस। ये पुराने वर्जन में था, लेकिन 10 में यही स्पेस बढ़ा करके तकरीबन तकरीबन 40 से 50 GB कर दिया गया। और विंडोज 11 के मामले में स्पष्ट लिख दिया गया 64 GB का स्पेस चाहिए, और मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट 4 GB चाहिए। विंडोज 8 और 10 में भी यदि आप परफॉर्मेंस अच्छे चाहते हैं तो 4 GB तो मिनिमम आपको रैम चाहिए। वैसे आपको 8 GB इंस्टॉल करना चाहिए, और प्रोसेसर में i3 प्रोसेसर आप यूज़ करेंगे तो विंडोज 10 की जो परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छी मिलेगी। बाकी इतना परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। यदि आपके पास पुराना हार्डवेयर है तो हम कहेंगे कि आप विंडोज 7 यूज़ करिए, पुराने हार्डवेयर, और क्योंकि पुराना हार्डवेयर उसी को सपोर्ट करता है, नए ग्राफिक्स पर इतना काम नहीं कर पाता। हाँ, डल जाएगा, पुराने हार्डवेयर पर विंडोज डल जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस आपको नहीं मिल पाएगी, वो स्लो प्रोसेस करेगा। अगला आता है विंडो की संरचना, विंडो स्ट्रक्चर। तो विंडो स्ट्रक्चर की यदि बात करें, ये हमारा विंडो स्ट्रक्चर है। इसमें डायग्राम दिया है, लेकिन हम ओपन ही कर लेते हैं एक विंडो। विंडो स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा था, विंडो स्ट्रक्चर आप क्या समझते हैं, सब विस्तार समझाएं। तो विंडो स्ट्रक्चर में जब भी आप ग्राफिकली इन्वायरमेंट के अंतर्गत किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उस एप्लीकेशन के अंतर्गत ओपन होने वाला विंडो पूरा विंडो स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे हमने ये MS वर्ड ओपन किया है, तो वर्ड को जब हमने ओपन किया तो यहाँ पर 2 विंडो खुल करके सामने आती है। एक होती है हमारी एप्लीकेशन विंडो और दूसरी होती है अपनी डॉक्यूमेंट विंडो। तो इस एप्लीकेशन को हमने ओपन किया तो ये पूरी विंडो कहलाती है हमारी एप्लीकेशन विंडो, जो एक स्वतंत्र विंडो होती है। लेकिन इसके अंतर्गत खुलने वाला ये विंडो ये कहलाता है डॉक्यूमेंट विंडो। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो इस पूरे क्षेत्र को हम कहेंगे डॉक्यूमेंट विंडो, और बाकी के इस विंडो को कहेंगे हम एप्लीकेशन विंडो। तो विंडो स्ट्रक्चर में आपको डायग्राम भी एग्जाम में बना के आना होगा, रिटर्न क्वेश्चन वाले में, और ऑब्जेक्टिव में तो उससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट को पूछ सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन विंडो में क्या क्या चीज होती है, ऊपर यदि आप देखें तो ये क्विक एक्सेस है यहाँ पर। इसी के साथ में इस पूरे पट्टिका को बोलते हैं हम टाइटल बार, क्योंकि इस पर टाइटल आता है, जैसे अभी वर्ड लिखा हुआ है। इसी के साथ में ये है मिनिमाइज का बटन, ये है मैक्सिमाइज का, और ये है क्लोज बटन। इसी के पास यहाँ पर आपने देखे होंगे कि स्क्रॉल आते हैं, जो पेज में टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट जाने के लिए होता है, जिसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। इसी के साथ ये है हमारा मेन्यू बार, जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, इस प्रकार से मेन्यू सिस्टम यहाँ पर शो होते हैं। और इसको हम बोलते हैं टूल बार, जिसमें हमारे वर्किंग से संबंधित कई टूल्स होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टूल बार। ठीक है, और ये होती है स्टेटस बार। 2 पट्टिका होती है। जब एप्लीकेशन को आप खोलेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन का स्टेटस होता है, इसलिए इस बार ये पट्टिका को बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, और नीचे जो ये यहाँ विंडोज एनवायरनमेंट में आती है ये बोलते हैं टास्क बार। इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार, और इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस। इस पे पेज या फाइल का स्टेटस दिखाता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको स्टेटस बार। और इस पे टास्क, कोई भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए जिस बार या लोकेशन पे जाता है वो जगह कहलाती है हमारी टास्क बार। ठीक है, अब इसका डायग्राम भी हम आगे देखेंगे। इसको आपको ड्रॉ करना है सबसे, और सबके नाम भी आपको लिखना है। एक बार और मैं बता देता हूँ, इसका नाम है टाइटल बार, के अपने नोट्स में लिखे हैं, और फिर भी हम देख लेते हैं। ये है टाइटल बार, ये क्विक बार, मेन्यू बार, टूल बार। ठीक है, इसको हम कहेंगे क्लोज बटन, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, इसको कहेंगे स्क्रॉल बार, और इस पट्टिका को हम कहेंगे स्टेटस बार। क्लियर है? पूरे विंडो को हम संयुक्त रूप से बोलेंगे एप्लीकेशन विंडो। और यहाँ पर कोई भी नाम टाइप कर लेना, जैसा हमने लिखा शुभम अकेडमी, और यहाँ से लाइन खींचकर लिख लेना डॉक्यूमेंट विंडो। तो विंडो स्ट्रक्चर को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट। जब भी हम किसी एप्लीकेशन को खोलते हैं तो जो विंडो खुलती है उस मूल विंडो को हम एप्लीकेशन विंडो कहते हैं, जिसके अंतर्गत विंडोज एनवायरनमेंट में कई एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें हम विंडोज एलिमेंट कहते हैं, जिसमें हमें क्लोज बटन, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, टाइटल बार, स्क्रॉल बार, और टूल बार, मेन्यू सिस्टम, स्टेटस बार, खुद डॉक्यूमेंट भी हमें दिखाई
देती है। ये सब किसके अंदर दिखाई देती है? एप्लीकेशन विंडो के अंतर्गत। ठीक है। दूसरा, जब हम डेटा तैयार करते हैं तो जहां लोकेशन वह जहां हम डेटा तैयार करते हैं उस विंडो को कहते हैं हम डॉक्यूमेंट विंडो, जहां पर हम अपना डेटा या डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट विंडो है ये डिपेंडेंट विंडो है किसकी? एप्लीकेशन की। यदि आपने एप्लीकेशन विंडो को ओपन नहीं किया तो ये ओपन, लेकिन ये स्वतंत्र विंडो है। आप चाहे इस विंडो को बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खुला रहेगा। फिर हम यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल पे जाएंगे, न्यू ऑप्शन पे जाएंगे और एक नई फाइल ओपन कर लेंगे। तो हम इसको बंद कर सकते हैं, इसके लिए इसको बंद करना आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि ये बंद हो गई तो ये ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो डॉक्यूमेंट विंडो को डिपेंडेंट विंडो भी कहते हैं। और इन डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन के अंतर्गत जो ऑप्शंस मेन्यू सिस्टम्स होते हैं वो कहलाते हैं विंडोज के एलिमेंट। हालांकि विंडो के एलिमेंट एक विंडो या एप्लीकेशन के एलिमेंट्स हैं, विंडोज आर्किटेक्चर के अंतर्गत और भी एलिमेंट्स हैं। जब आप विंडोज के एलिमेंट या तत्व की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत सब कुछ आता है, जिसके अंदर मेन्यू, बटन, ये सब कुछ आते हैं। आइकॉन्स, यदि हम विंडो स्ट्रक्चर की बात करें कि विंडो एलिमेंट क्या क्या है, तो विंडो के एलिमेंट होता है स्टार्ट मेन्यू, जो किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करता है। टास्क बार, जो किसी भी एप्लीकेशन को परफॉर्म करने का काम करती है। इसके साथ ही साथ आइकॉन्स और डेस्कटॉप। डेस्कटॉप भी क्या है? विंडो का एलिमेंट है, एक ऑब्जेक्ट है। और उस ऑब्जेक्ट के सामने, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आकर के आपके प्रोग्राम आपको अपेयर होता है। असल में डेस्कटॉप एक डायरेक्टरी है, जो डॉस में हमने डायरेक्टरी बनाया था एमडी कमांड से, वो आपको रेडीमेड मिलता है विंडोज के अंदर। विंडोज ने डेस्कटॉप को शो करने के लिए डायरेक्टरी बनाई और उसके अंतर्गत प्रोग्राम रखती है। हम देखेंगे उसका भी, ये सी में इंस्टॉल है, सी के अंतर्गत डेस्कटॉप होता है। इसको देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, आप माई कंप्यूटर को क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डायरेक्टरी दिखाई देगी डेस्कटॉप आपकी। इस डेस्कटॉप में जो जो आपने रखा वो सब दिखाई देगी। तो ये भी क्या है? डायरेक्टरी, उसके अंतर्गत ये रन होता है। तो ये सब हमारे कहलाते हैं एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट। तो इस एलिमेंट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे आइकॉन्स, और आइकॉन्स में भी कई प्रकार के हैं, जैसे हैं फोल्डर आइकॉन, एप्लीकेशन आइकॉन, सिस्टम आइकॉन। सिस्टम आइकॉन में बाय डिफॉल्ट होते हैं, एक तो होता है माई कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, इसके साथ ही साथ आपका नेटवर्क प्लेस या नेटवर्क। पहले इसका माई कंप्यूटर था, दिस पीसी कर दिया गया, इसका माई नेटवर्क था, इसको नेटवर्क कर दिया गया। कंट्रोल पैनल ऐसा कैसा ही है। एक होता है रिसाइकल बिन और एक होता है यूजर डायरेक्टरी। ये क्या है? ये सिस्टम आइकॉन है। बाकी के ये क्या है? इसमें एप्लीकेशन आइकॉन है, फोल्डर आइकॉन है, फाइल आइकॉन भी होते हैं, जैसे ये फाइल आइकॉन, तो ये फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ शॉर्टकट भी होते हैं, जैसे ये शॉर्टकट आइकॉन्स है। ठीक है, शॉर्टकट में छोटा सा एरो का सिंबल लगा हुआ। ठीक है, ये भी शॉर्टकट आइकॉन है। तो ये शॉर्टकट आइकॉन भी है और प्रोग्राम आइकॉन भी है। तो हम नेक्स्ट क्लासेस में इनके ऊपर पूरा डिस्कस डिटेल समझेंगे, लेकिन उसके पहले आप एक बार और सारे फीचर्स को पढ़ के आए। फिर हम इन फीचर्स में जो एक्सेसिबिलिटीज है, जिसका क्लीनअप है, जिसका रिफाइनमेंट है, इन सब का हम प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं, समझने वाले। रिसाइकल ट्रांसपेरेंसी है, रिसाइकल कैसे है, कैसे उसके अंदर फाइल भी करते हैं और वापस रिकॉल करते हैं। ठीक है।